children. Today we are going to discuss about cross product of two vectors. Last video में last lecture में हमने सीखा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B. तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. और ये खुद ही एक वेक्टर होता है. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इट इज इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी. ये जो इसका रिजल्ट होता है, ये जो डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स का, द डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट द क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहां मैं मेंशन कर देता हूं वेक्टर. द क्रॉस प्रोडक्ट, the cross product of two vectors is itself a vector quantity, is itself a vector, या फिर वेक्टर क्वांटिटी पूरा लिख लेते हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट वाज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा ये देखते हैं. ऑब्वियसली ये वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, तो इसमें दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा. तो पहले हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों AB sin थीटा. A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये हमने दे दिया, मतलब तुम समझ रहे हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसका मैग्नीट्यूड तो है AB sin थीटा, वेयर A क्या है? A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. और ये थीटा, ये कौन सा एंगल है, इसके बारे में जरा हम समझते हैं. कोई भी दो वेक्टर्स अगर हम लेते हैं, मान लो हमने दो वेक्टर्स लिया, ये वेक्टर A और वेक्टर B, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा. तो ये जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर A और वेक्टर B, इन दोनों के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं. एक एंगल तो ये बन रहा है और दूसरा ये एंगल भी तो बन रहा है. ध्यान से समझना, वेक्टर A और वेक्टर B, इन दोनों के बीच में एक तो ये एंगल बन रहा है, और ये जो बड़ा वाला एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये भी तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में बन रहा है. तो हमें ये थीटा का वैल्यू बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा. ये जो छोटा वाला एंगल हमें बनता हुआ दिख रहा है, ये एंगल हम यहां पे लेते हैं साइन के साथ. वेरी सिंपल, दो एंगल्स बन रहे हैं, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं. एक ये छोटा एंगल दैट इज लेस देन 180 डिग्री, लिख देता हूं मैं यहां पे, वन एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B is less than 180 degree, and the other angle, जो दूसरा एंगल है between them, it is greater, दूसरा एंगल is greater than 180 डिग्री. तो जो छोटा वाला एंगल है, जिस एंगल का वैल्यू 180 से कम है, ऑब्वियसली ये जो एंगल है इसका वैल्यू 180 से कम है, तो इस वाले एंगल को हम यहां अपने एक्सप्रेशन में लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं. ये बड़ा वाला एंगल जिसका वैल्यू ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि ये 180 से बड़ा है, उस एंगल को हम इस एक्सप्रेशन में नहीं लेते. तो इट्स वेरी क्लियर टू यू कि ये थीटा कौन सा एंगल है? इट इज द स्मॉलर एंगल दैट इज इन बिटवीन, दैट इज मेड बाय द वेक्टर A एंड द वेक्टर B. दैट्स इट. अब एक और केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाए, ये ड्रॉ करके दिखा देता हूं. वेक्टर A वेक्टर B, मान लो वेक्टर A इस डायरेक्शन में और वेक्टर B इस डायरेक्शन में. वेक्टर A का डायरेक्शन ये, वेक्टर B का डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो? 180. अब तुम दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट ले लो, किसी भी तरीके से देख लो, इधर से या इधर से, दोनों तरफ से 180 ही बन रहा है, इक्वल एंगल. तो इस कंडीशन में हमारे पास, हम ये 180 का वैल्यू यहां पे रखेंगे. यहां पे अब छोटा बड़ा का कोई बात ही नहीं रह गया, यहां पे था ये छोटा था ये बड़ा था, यहां तो दोनों एंगल इक्वल है, 180 180. तो 180 का वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, थीटा भी देगा. तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा जरा देखते हैं. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? AB
साइन 180 का मतलब बच्चों तुम्हें पता है, साइन 180 या साइन 0 या साइन 360 इज 0। तो इसका वैल्यू हो गया 0। अभी 0 को ab से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0। या मान लो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर a और इसी के पैरेलल है वेक्टर b, ये वेक्टर a और इसके पैरेलल वेक्टर b। ये ध्यान से समझना क्योंकि अभी इसका यूज आएगा आगे, अभी हम जब डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक तक। वेक्टर a और वेक्टर b अगर या तो दोनों एक दूसरे को मतलब पैरेलल है एक दूसरे के, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं। मान लो ये वेक्टर a है और वेक्टर b भी इसी डायरेक्शन में, वेक्टर a और वेक्टर b ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। वेरी सिंपल, वेक्टर a था ये और ये हमारा इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है वेक्टर b, तब भी इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना 0 डिग्री। या अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तब भी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तब ये जो हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ab साइन 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ओवरलैप करे या पैरेलल हो, दोनों केस में दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये तब भी क्या हो गया 0। दैट्स अब ये तो हमें इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया कि मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं। ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, इसका मैग्नीट्यूड ab sin थीटा है। बट मैंने तुम्हें बोला कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये खुद ही एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का, ये हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वेक्टर a और वेक्टर b, तो इन दोनों का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसका हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब डायरेक्शन क्या है ये देखो, डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर किसके, वेक्टर a के भी और वेक्टर b के भी। मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं ये इंडिविजुअली इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब समझो कुछ इस डायरेक्शन में, वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर होगा ये और वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लेन है, द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज वेक्टर्स, ये जो प्लेन ऑब्वियसली ये प्लेन है, ये प्लेन कंटेन करता है इन दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। व्हिच प्लेन, द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। तो ये कौन सा प्लेन है, प्लेन रहा ये जो इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, वेक्टर a और वेक्टर b का जो ये प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। तो हमें दोनों कुछ पता चल गया, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों पता चल गया। तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वाज स्केलर क्वांटिटी एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो इसमें दोनों पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो पता चल ही गया और डायरेक्शन भी पता चल गया। डायरेक्शन क्या, द लिख देता हूं यहां पे, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b। या हम ऐसा बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। ये रहा हमारा प्लेन जिसमें ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b, इसके परपेंडिकुलर है इसका डायरेक्शन, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। अब तुम सोचोगे कि सर परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है या इनवर्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है। समझना, ये रहा मेरा वेक्टर a और वेक्टर b का प्लेन, मान लो ये वेक्टर a और वेक्टर b इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे, तो ये हो गया हमारा प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो एज आई टोल्ड यू कि इसका डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है या इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये भी पता करने के लिए हमारे पास रूल है, बहुत आसान सा रूल है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से देखना क्या करने वाला है, ये थोड़ा हटा देता हूं मैं ताकि तुम्हें समझ में आए। चलो ये हटाइए, वेक्टर a, ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर
बी। अब पता करना है कि आखिर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, बट किस डायरेक्शन में, ऐसे या इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, इनवर्ड या आउटवर्ड, समझ लो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये लिया अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड लिया, उसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच कर दिया, मतलब ये चार फिंगर्स एक साथ ऐसे दिखना चाहिए और ये राइट हैंड का जो थंब है ये बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए, इन चारों के परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब इसको क्या करना है, ये जो हमारे चार फिंगर्स दिख रहे हैं इन चारों फिंगर्स को वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखना है, ऐसे वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखा चारों फिंगर्स को, और ये तो परपेंडिकुलर है, थंब इन चारों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब क्या करोगे, ये फिंगर्स को करो क्लोज, और क्लोज ऐसे डायरेक्शन में करना है कि ये फिंगर्स आए वेक्टर बी के डायरेक्शन में। वेक्टर बी इधर है बच्चों, तो वेक्टर बी इधर है, तो इन चारों फिंगर्स को हम क्लोज करेंगे, तो कैसे क्लोज करेंगे, बी के तरफ लाते हुए, तो बी के तरफ आ रहा है फिंगर्स और ये हो गया क्लोज। तो ये जो हमारा थंब है ये बताएगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर का, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर है, तुम्हें दिख रहा है ये थंब किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड नॉर्मल है, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर का हमें डायरेक्शन ऐसे पता चल जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। क्या क्या बताया तुम्हें समझ में आ गया होगा, चार फिंगर्स को रखना है ए के डायरेक्शन में और इसको क्लोज ऐसे करना है चारों फिंगर्स को कि ये वेक्टर बी के तरफ आए, आ रहा है वेक्टर बी के तरफ, तो वेक्टर बी के तरफ आए, तो ये जो हमारा थंब है ये बताएगा ए क्रॉस बी वेक्टर का, बी वेक्टर का डायरेक्शन, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, सिंपल। चलो इसका एक अपोजिट केस करके भी देख लेते हैं। मान लो मैंने ऐसे रखा है, दोनों हम कंडीशंस देख ही लेते हैं बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। एक कंडीशन ये देख लिया जिसमें मान लो ये थीटा, एक कंडीशन ये देख लें जिसमें ये थीटा है। अब इसमें भी देख ही लेते हैं क्या होगा, ये हमारा रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, फिर से राइट हैंड ही लेंगे और सब कुछ वही रहेगा, बट अब तुम देखोगे कि इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में था, इसमें इनवर्ड हो जाएगा, समझो कैसे। अब इसमें तुम्हें वेक्टर ये दिख रहा है, तो इसमें तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में ऐसे रखा था, इन चार फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखा था, इसमें ऐसा रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये चार फिंगर्स का हमारा डायरेक्शन किधर है, इधर, और वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो अब ध्यान दो, अब क्या करने वाले हैं, राइट हैंड का यूज करना है, तो अब इसे हमें ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसा, ये चार फिंगर्स इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसको हमने रखा ऐसे इस डायरेक्शन में, और इसको अब क्लोज करके कैसे लाना है, किसके तरफ लाना है, वेक्टर बी की तरफ, तो इसको क्लोज करोगे तो ये किधर आ रहा है, वेक्टर बी की तरफ, बट ये थंब तुम्हें किधर दिख रहा है, ऐसे, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, इनवर्ड नॉर्मल, यहां लिख देता हूं इनवर्ड नॉर्मल, ये तुम खुद से करके देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पे ऐसे रखना था इसके डायरेक्शन में, यहां भी ए के डायरेक्शन में रखना है, इसीलिए हम फिंगर ऐसे नहीं रख पा रहे, कैसे रखा, ऐसे, ताकि ये चार फिंगर्स इसके ए के डायरेक्शन में, तो ये हमें थंब, और ये बंद किया बी के तरफ लाते हुए, बी वेक्टर के तरफ लाते हुए चारों फिंगर्स को, तो ये किधर दिख रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। तो ये तो हमें इसके डायरेक्शन के बारे में पता चल गया। अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ लॉज का डिस्कशन किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वैसे ही इसमें भी लॉज का डिस्कशन कर लेते हैं कि ये किन-किन लॉज को फॉलो करेगा, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल टू अस जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दो वेक्टर्स का, जिसका कंपोनेंट के टर्म्स में गिवन है, दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट के टर्म्स में गिवन है तो। देखते हैं अब ये क्रॉस प्रोडक्ट किस किस लॉ को फॉलो करता है और किस किस लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये देखते हैं। सबसे पहला, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था लास्ट लेक्चर में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वैसे ही यहां पे भी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। देखते हैं, एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो अब जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था वैसे ही यहां पे भी हम कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले एक बार इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बी के साथ और फिर सी के साथ, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो ये इसको फॉलो करता है। अभी इसका यूज आएगा हमारे पास सेकंड, कब यूज करेंगे सर, अभी जब हम फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स,
कैसा वेक्टर्स? रिजॉल्व वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स उसका कैसे टर्म्स में गिवन है, वो दो वेक्टर्स अपने कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है उसके टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। खैर, तो ये सब पहले हम लॉ सीख लेते हैं। इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था डॉट प्रोडक्ट के करते समय। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये अगर हम ऐसा लिखें वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, अगर हम लिखें वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो हम लिखते थे वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a, ये लिखना सही था, क्योंकि ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b या वेक्टर b डॉट वेक्टर a ये कैसा क्वांटिटी था? डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी, तो ये दोनों इक्वल था। बट एज आई टोल्ड यू कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये इसके इक्वल लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, इनफैक्ट अपोजिट होगा, तो ये हम ऐसा इक्वल नहीं लिख सकते। हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ध्यान देना, इसका डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए ये हम ऐसा नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। ओके, थर्ड वन, इट डजंट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बच्चों तुमने क्लास 7th 8th में एसोसिएटिव लॉ भी तुमने पढ़ा होगा। देखते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और फिर जो रिजल्ट आया उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया c से, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। ध्यान देना, पहले किसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे? वेक्टर b और वेक्टर c का, फिर जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका तुम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे वेक्टर a के साथ, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके रिजल्ट के इक्वल नहीं होगा, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर a क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट उसका फाइंड करोगे विद वेक्टर c, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसका भी काम आएगा आगे चल के। खैर, ये तो लॉ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं, ये देखते हैं कि जैसे हमने i वेक्टर i डॉट वेक्टर i ये जो हमने फाइंड किया था, वैसे ही वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i क्या होगा, या वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j क्या होगा, या वेक्टर k क्रॉस वेक्टर k क्या होगा। देखते हैं, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i क्या होगा, देखते हैं। तुम्हें पता है कि ये एक बार यहां पर मैं लिख देता हूं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फाइंड करने के लिए क्या करते थे? ab sin थीटा, तो यहां पे a और b क्या है? the a and b here are the magnitude of vector a and magnitude of vector b respectively। तो हमारे पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इसका भी 1 और इसका भी 1, क्योंकि ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो 1 1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 और 1, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जरा सोचो, ये वेक्टर i अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा भी तो वेक्टर i है, मतलब दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो sin थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? sin 0, तो इसका वैल्यू sin 0 का वैल्यू तुम्हें पता 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो गया? 0। वैसे ही वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j ये क्या हो जाएगा? ये भी 0। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि ये जो दो हम वेक्टर्स ले रहे हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, तो वैसे इसका कोई मतलब खास इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे वेक्टर में, बट इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन देंगे, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर होना चाहिए।
वैसे जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली जीरो होगा और इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, बट फिर भी हमें पता है कि ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, इसीलिए इसे हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, इसे हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। खैर, वैसे ही वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के, ये भी क्या होगा, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो ये जीरो वेक्टर से अगर तुम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी जीरो वेक्टर ही आएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो ही आएगा। और इसका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में, ये हम पता नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है इसका डायरेक्शन। ओके, अब वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे क्या होगा, जरा समझते हैं इसके बारे में। इसको मैं पहले लिख देता हूं, फिर समझेंगे कि ये क्यों ऐसा है। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे को मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर के, बट एज आई टोल्ड यू कि हर चीज का रीजन होता है। क्या रीजन है तुम सोचो। वेक्टर आई का यूनिट मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, मतलब 1। वेक्टर जे का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसके लिए ये मैं हटा रहा हूं अभी तुम्हें समझाने के लिए। वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड भी 1, तो ए बी मैग्नीट्यूड रख लिया, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, आई, वेक्टर आई अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर जे अलोंग वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया, साइन 90। तो साइन 91 होता है, तुम्हें पता है। खैर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आया, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तुम्हें ये आइडिया मिल गया होगा कि मैग्नीट्यूड 1 है, बट डायरेक्शन किधर होगा, जरा सोचो तो। वेक्टर आई और वेक्टर जे का जो क्रॉस वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, तुम्हें पता है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, मतलब इंडिविजुअली वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्शन के बारे में। तो ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर आई और वेक्टर जे का, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर आई के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर जे के भी परपेंडिकुलर। तो एक ही डायरेक्शन बचता है, किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस। और ये हम अलोंग एक्स एक्सिस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 है और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब इट मस्ट बी अ यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, अलोंग द z एक्सिस। तो हमें ये पता है कि किसके अलोंग होगा, अलोंग z एक्सिस हम बोल रहे हैं, मतलब ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर के, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है ही। अभी हमने देख लिया किसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का आई और जे का 1 है, और डायरेक्शन किसके अलावा होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, आई के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और जे के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, दैट इज द z एक्सिस। तो ये हमारा वेक्टर के हो गया। वैसे ही वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, ये हो जाएगा वेक्टर आई, वैसे ही वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई हो जाएगा वेक्टर जे। अब इसके अलावा और भी, इसके अलावा भी अभी हमारे काम आने वाला है। मान लो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे तो हमने लिख लिया, ये तो हुआ वेक्टर के। अगर मैं ऐसा लिख दूं वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई, सोचो तो ये क्या होना चाहिए। अभी हमने देखा कॉम्यूटेटिव लॉ, हमने जब सीखा कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। एक स्टेप लिख देता हूं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। तो ये नेगेटिव इसके लिए तो लिख दिया, और इन दोनों का वैल्यू क्या है, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे का वैल्यू क्या है, वेक्टर के। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के लिख सकते हैं क्या, यूनिट वेक्टर के, ये इसका वैल्यू आ गया। वैसे ही सिमिलरली अगर हमें बोला वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे, ये किसके इक्वल है, इसके नेगेटिव के ऊपर, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर आई। वैसे ही वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर जे लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये सब इसलिए हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि अभी हम फाइंड करने वाले हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर ए, ये रिजॉल्व वेक्टर है, ये डॉट प्रोडक्ट में भी हमने किया था। तो रिजॉल्व वेक्टर इसका क्या मतलब, ये इसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। कंपोनेंट्स के टर्म्स में मतलब कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम, ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप। ये कैप i कैप j कैप k कैप क्या बता रहा है तुम्हें पता है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। एक और वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा, bx यूनिट वेक्टर i, by यूनिट वेक्टर j,
bz यूनिट वेक्टर k। अब बच्चों ये सब जो इतना कुछ सीखा है ये सब कुछ हम यहाँ अप्लाई करने वाले, ये अभी यहाँ यूज आ जाएगा। तो ये सब कुछ आया कहां से, ये इसका आइडिया हमें कैसे मिला, विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। खैर अब हम इस पे आते हैं अपने पार्ट पे, क्या करना क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं इसे, देखना ध्यान देना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तुम्हें फाइंड करने बोला गया, तो ये बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर हमारे पास ऐसा भी टर्म में गिवन है, मतलब दो वेक्टर्स उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में अगर गिवन है, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, इसका वैल्यू रख लिया वेक्टर ए का, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का वैल्यू रखो bx वेक्टर i, by वेक्टर j प्लस bz वेक्टर k, दैट्स इट। अब तुम्हें पता है अभी अभी हमने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले वेक्टर को वेक्टर axi कैप, ध्यान देना ax मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर i यूनिट वेक्टर i क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार पहले इससे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे, वैसे ही एक एक करके सबका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं, अभी ये पूरा लिख देता हूं मैं, पहली बार कर रहे हैं हम इसीलिए ये पूरा लिख लेते हैं ताकि एक एक चीज क्लियर हो। इसको और इसको, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो आल्सो कि ax और bx का सिर्फ क्या रोल है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, जैसे 2 और 4, तो 2 into 4 8 लिख देंगे डायरेक्टली। तो ax bx को लिख लिया एक साथ, और ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, ध्यान देना यहां बीच में क्या है, क्रॉस है, तो वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i, ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे लिख देते हैं, प्लस ax और by और वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j, ये थोड़ा ध्यान देना, फिर ax bz और क्रॉस प्रोडक्ट किसका फाइंड करना है, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर k, प्लस अब ये नीचे लिख दे रहा हूं मैं एक बार, थोड़ा क्लियरली दिखना चाहिए तुम्हें, ay अब इससे मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके तीनों को करेंगे, ay bx j कैप क्रॉस वेक्टर i कैप प्लस ay by वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j प्लस ay bz वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k प्लस अब आ गया इसका बारी, तो az bx वेक्टर k क्रॉस वेक्टर i प्लस az by वेक्टर k क्रॉस वेक्टर j, फिर az bz वेक्टर k क्रॉस वेक्टर k। अब ये हो गया हमारा काम। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये सब जो है i क्रॉस वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j, इन सब का वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। तो वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i का वैल्यू क्या है, दिख रहा है तुम्हें, इट इज 0, या वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j यहां दिख रहा है, वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j का वैल्यू फिर से 0, फिर वेक्टर k क्रॉस वेक्टर k का वैल्यू फिर से 0, मतलब ये पार्ट तो हो गया 0, ये पार्ट और ये पार्ट 0 हो गया। तो इन सब के जगह हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ये 0 वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो एज आई टोल्ड यू कि इसका मैग्नीट्यूड होगा 0 और डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, मतलब हम पता नहीं कर सकते। तो ये पार्ट हमारा हट गया इस एक्सप्रेशन से, इस लाइन से, इस इक्वेशन से हमारा ये पार्ट तो हट ही गया, बचा क्या ये। अब देखो तो वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j का वैल्यू क्या है, वेक्टर k, लिख देता हूं मैं ax by और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर k प्लस, अब वेक्टर i क्रॉस वेक्टर k तुम्हें दिख रहा है, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर k के लिए हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर j, तो ये ध्यान देना ax bz, चलो एक स्टेप में लिख ही देता हूं, ax bz और इसके लिए क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर j प्लस ये क्या हो जाएगा, वेक्टर j क्रॉस वेक्टर i
वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे रहता तो डायरेक्टली ये ले लेते हैं, बट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई तो नेगेटिव लेंगे इसके लिए फिर से। तो ये क्या हो गया, ए वाई बी एक्स, और इसके लिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर के, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो जीरो हो गया। फिर अब यहां आएंगे, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, ये हमें पता है ये तो वेक्टर आई होता है, तो लिख लिया प्लस ए वाई बी जेड, और ये वेक्टर आई प्लस वेक्टर के वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, वेक्टर जे, तो ए जेड बी एक्स वेक्टर जे, दैट्स इट, प्लस ये वाला पार्ट ए जेड बी वाई, और ये वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे, ये रहता तो डायरेक्टली आई लिखते हैं, बट वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे क्या है, नेगेटिव ऑफ। एक एक स्टेप हम क्लियरली देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्लियरली कि ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, यहां भी ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, यहां भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाए। तो ये मैं हटा के लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्टली, इसको ये हटा दिया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, वैसे ही ये प्लस माइनस यहां क्या हो जाएगा माइनस, और यहां से भी हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब तुम्हारा काम क्या है, जो जो आई कैप वाला है उसको सबको एक जगह करो, के कैप वाले को एक जगह करो, और जे कैप वाले को एक जगह करो। कर लेते हैं एक जगह, क्या हो गया, आई कैप एक जगह दिख रहा है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप प्लस जे वाले को एक जगह करो, जे वाला एक जगह दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, बाहर में क्या बचा, वेक्टर जे, प्लस अब ये के वाले से भी ले लो, तो ये क्या हो गया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स वेक्टर के। अब देखो बच्चों, ये जो हमने काम किया था लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, ये किसके इक्वल है, ये इन तीनों वेक्टर्स के, मतलब ये जो हमारा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसका ये दूसरा वेक्टर ये रहा जो किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, और तीसरा वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है, यूनिट वेक्टर के बता रहा है हमें ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है इतना है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है, इट इज इटसेल्फ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दिख रहा है वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर, तो वेक्टर, दैट्स इट। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के हेल्प से अभी तक तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा सीख लिया, अब इन दो क्वेश्चंस के हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इट इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए, थोड़े काम को आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है इसको हम मान लेते हैं इट इज अ वेक्टर वी। तुम्हें पता है बच्चों कि किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो हमने मान लिया कि वो जो वेक्टर है वो है वेक्टर वी, दैट्स इट। अब मान लो हमारे पास यहां पे ये वेक्टर है वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर ए है इस वेक्टर ए के लिए या वेक्टर बी के लिए, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो फाइंड किया है वो कैसा होना चाहिए, इस वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। बट हमें यहाँ वेक्टर बी से खास मतलब नहीं है, हमें इस ए से मतलब है, क्योंकि हमें यहां पे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ फाइंड करना है, वेक्टर ए के साथ। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये फाइंड करना है हमें। तो देखो ध्यान से देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमने सीखा है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, ईच इंडिविजुअल, ये दोनों इंडिविजुअल जो वेक्टर्स है दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने बना लिया वेक्टर ए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कौन होगा,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट इसका आया है इसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो वेक्टर बी है, मान लो ये रहा हमारा वेक्टर बी, ये वेक्टर बी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर ए, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो ये हमें इसी से मतलब था। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, ये इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता चल गया कि 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का मतलब वेक्टर ए और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर बी से, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। यही तो चाहिए था हमें। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए थोड़ा हमारे लिए कन्वीनियंट रहे इसीलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है वेक्टर बी से, इसको। अब क्या करना है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है, बी से रिप्रेजेंट किया है तो ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्टली हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और हमें दिख रहा है कि ये वेक्टर बी या फिर ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके, मतलब इसके बीच का एंगल, वेक्टर बी बोलो, ध्यान रखना इसको हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इससे रिप्रेजेंट किया। तो इसके या इसके बीच का एंगल, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यहां मैं ये इस चीज को हमने क्या बोला, वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया अपने कन्वीनियंस के लिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहां हम क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, ए बी कॉस थीटा, जहां पे ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और थीटा के लिए क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इसके और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 90। तो cos 90 तुम्हें पता है कि cos 90 क्या होता है, इट इज 0। तो ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया, 0। मतलब वेक्टर ए डॉट, ये वेक्टर बी किसके लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए, तो वेक्टर ए डॉट दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, दैट्स इट। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। देखते हैं क्या है गिवन, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मान लो मैंने यहां पे एक वेक्टर ए बना दिया, ये इस डायरेक्शन में, ये रहा वेक्टर बी, और एक वेक्टर सी है। वैसे तो यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दूं या ऐसे ड्रॉ कर दूं, बट उससे तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, समझना क्या हो क्या रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी और मैंने यहां पे रख दिया ये रहा वेक्टर सी। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में हमारे ये गिवन है कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट्स इट। प्रूव क्या करना है, वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ब्रैकेट में क्या है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। तो पहले तो हम इसका काम कर लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, और सी को तो हम यहीं रहने देते, ये रहा। सोचना, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, ये है सी ए बी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। अभी हमने सीखा बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस एंगल से मतलब, एंगल पता चल जाएगा तो हमें जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है क्या, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई टोल्ड यू कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर, मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा इन दो वेक्टर्स का, इसका डायरेक्शन इस प्लेन के, समझना ये जो प्लेन है, द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब मान लो कुछ ऐसे, इधर ऐसे परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये रहा हमारा प्लेन, प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे। और सी के बारे में तो पहले ही से पता है कि सी किसके परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये तीनों। तो देखो तो बच्चों, ये जो हमारा वेक्टर आ रहा है, चलो मान लो इसको मैं, ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसको वेक्टर बी से डिनोट कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, जो काम यहां पे किया था
इसको हमने रिप्रेजेंट किया इससे, क्रॉस प्रोडक्ट को ऑफ दीज टू वेक्टर्स को, वेक्टर बी से। वैसे यहां पे हम कर रहे हैं, तो सी, वेक्टर सी को तो यहीं पे रखा हुआ है रेगुलरली, ए बी और सी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये जो वेक्टर v है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये रहा वेक्टर v और ये रहा वेक्टर c, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये वेक्टर v इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये जो हमारा वेक्टर c है ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या, द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो c भी परपेंडिकुलर इस प्लेन के और वेक्टर v भी परपेंडिकुलर इस प्लेन के, मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्या, मतलब वेक्टर c और वेक्टर v एक दूसरे के पैरेलल हैं क्या, क्योंकि दोनों सेम प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ये मान लो ये रहा हमारा प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में अपना ये दोनों हाथ रख दूं, तो ये दोनों हाथ अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल हुए क्या, ऑब्वियसली हुए। तो ये वेक्टर v और वेक्टर c एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो क्या हो गया देखो, तो ये इसको यहां लिख देते हैं, लेट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर v, अपने आसानी के लिए। तो वेक्टर c क्रॉस वेक्टर v क्या लिख सकते हैं हम, c v, मान लो c इसका मैग्नीट्यूड और v इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, यही करते हैं। अभी तुम्हें दिख गया कि वेक्टर v और वेक्टर c दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और कैसे पैरेलल ये तुम्हें पता चल गया, पैरेलल है मतलब दोनों के बीच का एंगल 0, तो रख लिया 0, cv sin 0 डिग्री, तो cv चाहे जो कुछ भी हो मैग्नीट्यूड, sin 0 तो 0 ही होता है, तो ये क्या आ गया, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b क्या आ गया 0, और ये वेक्टर b है क्या, किसके जगह पे हमने लिया था, इसके जगह पे, तो चलो एक स्टेप और लिख ही देता हूं, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b किसके जगह लिखा है, इसके जगह, यहां अज्यूम किया है, तो इसके जगह लिख लेते हैं, वेक्टर b की जगह क्या रख लिया, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये कितना आ गया 0, दैट्स इट। आई होप कि with the help of these examples also the concept of cross product would be more clear.